अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ अहमद हसन शाह मेरे दोस्त। और वो कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जाहिर कर देना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट लेकिन बाय प्रोफेशन जो है वकील हैं और जब आइनी और कानूनी मामलात पे बात करनी होती है तो फिर वकील से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे उसी से बात करनी चाहिए। तो मामला वही है, आइनी तरमीम हो चुकी है और जजिस के दरमियान में जो है वो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने हल्फ भी उठा लिया। और जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि जनाब इस आइनी तरमीम को चैलेंज किया जाएगा। वकला बॉडी भी हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने इसको चैलेंज भी किया हुआ है। तो अब ये जो नई सूरत हाल बनी है इस पर हम पहला सवाल जो है वो मेरा अहमद हसन शाह साहब आपसे ये होगा कि अगर आइनी तरमीम चैलेंज होती है तो बेंच बनाएगा जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि आइनी मामला है। तो एक ऐसी तरमीम जिससे पहले तीन जो हैं उनको फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। देखें ना कि मंसूर अली शाह साहब उससे एग्रीव्ड हैं, मुनीब अख्तर साहब एग्रीव्ड हैं और उससे जो बेनिफिट हुआ है वो तीसरे नंबर पे जनाब याह्या अफरीदी साहब, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो क्या इनको उस आइनी तरमीम की बेंच की तश्कील के अमल के अंदर किसी भी तरह से या उसकी समाअत के दौरान बैठना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम पहले और बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात, अभी तो तश्कील पाई नहीं है कमेटी जिसने केस फिक्स करने हैं। उससे पहले JCP ने आइनी बेंच मुकर्रर करने हैं। अब JCP जब बेंच मुकर्रर कर लेगी तो किसी एक जज साहब को, जिसको आप बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट से आपने शुरू किया था, ये कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है तो ये तो हम उस वक्त एग्जामिन करेंगे कि क्या वो जज कॉन्फ्लिक्टेड है या नहीं। रवायत ये रही है कि ऐसे मामलात में, ऐसे केसेस में जहाँ पर जज साहिबान ने ये महसूस किया है कि इस केस के नतीजे में मेरा कोई फ़ायदा होगा, तो उन्होंने वॉलंटियर किया है कि वो इस पे ना बैठे या नुकसान। जी, ये भी रही है। और रिसेंट मिसाल जस्टिस काजिफा ईसा का वो रेफरेंस जब आया था और पहले 7 रुकनी बेंच था तो उसमें 2 जज जो हैं उनके फैसले की सूरत में फ़ायदा हो सकता था, सरदार तारिक मसूद साहब और इजाजुल हसन साहब। मगर तो वो आपको पता है कि ये भी नज़ीर रही है इतराज़ आया उस पर। ये भी नज़ीर रही है कि जब फुल कोर्ट बैठ जाता है तो ये बातें नहीं होती। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब सारे बैठ गए तो फिर दे विल टेक केयर ऑफ द इशू। बट असल में इशू जो है ना, वो मैं समझता हूँ जिसमें आपके नाजरीन और हम सब इंटरेस्टेड हैं, वो ये है कि ये आइनी जो तरमीम है, क्या ये चैलेंज हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, होनी चाहिए भी कि नहीं होनी चाहिए, और क्या ये अदालत जो है वो इसको रद्द कर देगी, सेट असाइड कर देगी, इसको उठा के बाहर फेंकेगी। ये है मेन क्वेश्चन जो खड़ा हो गया हुआ है। तो एक तो फॉर्मेशन का ऑपरेशनल इशू है कि कौन सुनेगा, कौन, क्या वो 5 जज पे मुश्तमिल बेंच होगा, ये एक बहुत बड़ी बहस है। कितने आइनी बेंच होंगे, एक होगा, मल्टीपल होंगे, फिर क्या उस बेंच की आगे अपील भी जाएगी कि नहीं। तो हम अभी इन प्रोसीजरल साइड वाली चीज़ों के, ऑल्दो इन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी हम इसमें नहीं पढ़ते। मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ और ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हम केस लॉ देख लेते हैं, आइनी तरमीम चैलेंज होती रही है। इसके लिए ना आप उन माशाल्लाह अफराद में आपका शुमार है जिनकी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड लोगों के एक्सपीरियंस से कहीं ज़्यादा है तो आपने कई केस जो है वो आपने अपनी आंखों से देखे, अनफोल्ड होते, आपने बहस सुनी, फैसले देखे। मगर क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आप ये काम कब से कर रहे हैं, तो मैं उस केस से शुरू करता हूँ जो आपसे पहले ताकि आप ये रखें कि मैं वहाँ पे था वकला माह से शुरू करेंगे। नहीं, अच्छा, मैं शुरू करूंगा ज़ियाउर रहमान से 1973 से। अच्छा, 1973 सुप्रीम कोर्ट वो पहला केस है ज़ियाउर रहमान का जहां पर ये मामला हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट आइनी अमेंडमेंट को देख भी सकता है कि नहीं, और ये फुल बेंच है उस वक्त का। तो फुल बेंच, फुल कोर्ट है ये फुल उस वक्त तो मेरे ख्याल में 7 जज साहिबान होते थे, शायद 5 या 7 थे। तो उसमें ये फुल कोर्ट का फैसला है और ये यूनानिमस गालिबन फैसला है, जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्रिएचर है, ये वर्ड है, क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये इसको नहीं देख सकता। ठीक।
तो ये अच्छा अब सुने, कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड भी तो 239 है ना। वो अभी उसमें आते हैं ना। तो अब 73 से सुप्रीम कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने ये कह दिया, अब ये जो फुल कोर्ट का फैसला था, इसको सक्सेसिव केसेस में, एक सईद अहमद का केस था, फिर फौजी फाउंडेशन का केस था, ये सारे इसको फॉलो करते रहे। अच्छा उसमें लेकिन तब्दीली तो आ गई ना फिर। बताता हूँ ना क्या हुआ। क्योंकि अमेंडमेंट्स तो चैलेंज होती रही, ठीक, अमेंडमेंट चैलेंज होती रही। कोई जज साहिबान कहते रहे कि नहीं पिटिशन मेंटेनेबल ही नहीं है, कोई कहते रहे कि मेंटेनेबल है लेकिन ये इसमें तसादुम कोई नहीं है और दीगर। सो बॉटम लाइन लेकिन ये रही कि जो 73 का फैसला था फुल कोर्ट का, उसको फॉलो करते रहे। और अब मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो पहली दफ़ा, अच्छा ये फिर हम 1973 चले गए, 1997 में आ गए, जो पीरज़ादा का केस है, अब्दुल मजीद या क्या अब्दुल मजीद के पीरज़ादा का केस है 97 का सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर आए तो यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स की बहस बड़ी वाज़े खुल के आई, क्योंकि पहले होता रहा इंडियन केस लॉ और इधर के वो बातें, लेकिन ये पहला केस आया जिसमें कहा कि जी सेलिएंट फीचर हैं हमारे आइन के, और उन्होंने लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 97 वाले केस में, जो पहला केस है, इसमें सेलिएंट फीचर में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मिस हो गया। अच्छा ये उसमें इंटरेस्टिंग, ये उसमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ। मतलब उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा, उनका फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हाँ। है, और उनका ब्लेंड विद इस्लामिक प्रोविजन। यस, ये तीन तो थे। हाँ, ये अब्दुल मजीद पीरज़ादा, और इसको ज़्यादा मशहूर है महमूद खान अजगज़ई केस के हवाले से, हाँ, क्योंकि वो जो पीरज़ादा वाले केस की साइटेशन है मेरे ख्याल में वो शॉर्ट ऑर्डर्स हैं, लेकिन तफसीली फैसला अजगज़ई वाला। अच्छा उसके बाद आता है वकला महाज, और वकला महाज वो केस है जिसमें 63 आपको पता है पहली दफ़ा आता है। हाँ। 63 में तो हम हर तरह से, हर अंदाज से हमारे मुल्क में आईनी मसाइल में आया ना। हाँ। तो जब पहली दफ़ा आता है तो उस वक्त इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज ए सेलिएंट फीचर, मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन इस तरह से शामिल होते गए वो इतना। अब उसके बाद फिर आप देखते हैं पाकिस्तान लॉयर फोरम का भी केस था, उसमें कम जज था। फिर जो असल केस आता है ना वो है डीबी रावलपिंडी, जो फुल कोर्ट था। अब इससे पहले जितने भी बेंचेस हैं ना 7 जजेस, हाँ, लेकिन ये डीबी फुल कोर्ट है, रावलपिंडी 17 जज। तो 73 के बाद अच्छा बेतहाशा फुल कोर्ट बने। लेकिन हम बात करें इस मौजू के ऊपर डायरेक्टली, ये जो डिस्कशन हुई लेकिन कि लॉ क्या पॉइंट तो एक ही है ना, नहीं, पॉइंट ये था Question- कि सुप्रीम कोर्ट आइन को, अमेंडमेंट को सेट असाइड कर सकता है। सेट कर सकता तो है। ये फुल कोर्ट फिर बैठा डीबी में, डीबी रावलपिंडी में, और ये किसी डीबी रावलपिंडी क्या मतलब? ये जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का केस है, हाँ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का ये रावलपिंडी केस है। वर्सेस फेडरेशन ऑफ बिल्कुल ये आया। अच्छा इसमें बड़ी 17 जज interesting- थे। इसमें 17 जज थे। अब इसमें इंटरेस्ट, ये फैसला जो है ना ये बड़ा ही कमाल के अपनी नौयत का फैसला एक ही है। Exactly. इसमें 8 जज एक तरफ, 6 एक तरफ, हाँ, 3 एक तरफ। मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बन गई। तो अब वो जिसको जिधर लगाए हैं उसके बाद जो है ना वो तो मेजॉरिटी फैसला ही किसी का कोई नहीं हुआ, और ये वाहिद नहीं, जगह लेकिन जिसमें 8 जज साहबान का लेकिन- अजमत से शेख साहब का लिखा हुआ फैसला है फैसला तो था ना, सिर्फ- लेकिन 8 थे ना, तो 17 में से 8 कितने मेजॉरिटी होता है। नहीं, लेकिन 3 ने तो कहा लेकिन कि इसमें फिर क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि इसकी यूनिक फीचर एक ये भी है कि इसमें एक जज साहिबान जो गालिबन चीफ साहब नहीं, हाँ नहीं, साकिब निसार साहब थे चीफ, नहीं थे उस वक्त, हाँ। चीफ तो मेरे ख्याल में नासिर मुल्क साहब थे उस वक्त। हाँ। तो वो उन्होंने पार्लियामेंट्री उसके उन्होंने ऊपर पिटीशन डिसमिस की, मगर 8 से मिल गए। ये एक यूनिक फीचर है कि नहीं, कि मैं नहीं मानता साकिब निसार साहब कि कुछ भी कर पिटीशन सकते है हैं। या हाँ। नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी मिल गया। तो 8 उस के तरह साथ। हाँ, तो ये एक बड़ा लेकिन अब ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, लेकिन देखें ना इसके अंदर ये हुआ था, मैं बताऊँ 6 जज साहबान जिन्होंने ये बुनियादी तौर पे इसको देखने वाली बात ये है कि वो इशू क्या था, वो फौजी अदालतों के क़याम का इशू था। हाँ। ठीक है, क्योंकि रीमा उमर जैसी जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं वो इसको कंफ्यूज करती हैं। अभी उनका एक ट्वीट मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट के हवाले से साकिब निसार साहब और इधर जो है ना काजी फ़ाइज़ के हवाले से एक वो किया हुआ था कंपैरिजन, जो कि मेरा ख्याल है इंटेलेक्चुअल उसके अंदर थोड़ी सी मुझे डिसऑनेस्टी नज़र आई। अब इशू ये था कि जो फ़ौजी अदालतें हैं उनका इशू था, वो काजी फ़ाइज़ ने स्ट्राइक डाउन किया था, उन 6 जज साहबान में वो थे, और 8 जज साहबान जैसे आपने बताया कि उन्होंने किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि 3 बुनियादों के ऊपर मेलाफिडे हो, ड्यू प्रोसेस ना हो, कोरम नॉन जुडिस हो, तो इस बुनियाद पे
फौजी अदालतों के फैसलों को हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है। अब इसमें आपने शुरू में एक बात की थी। अब इसमें जो है रेशो जो बनती है वो बनती है 6 ने स्ट्राइक डाउन किया, 3 ने जो है उसको कहा कि हम देख ही नहीं सकते, नासिर मुल्क साहब, मेहदुर रहमान साहब, और जबकि अजमत से शेख साहब वाले 73 का फैसला उनके वालिद साहब का था, वो इसलिए उसके खिलाफ नहीं हो सकते थे, उनके वालिद इकबाल साहब मेहदुर रहमान साहब का था। तो अब इसमें लेकिन एक रेशो बड़ी मज़े की बनती है, और वो ये बनती है कि 8 और 6 इस बात पे मुत्तफिक हैं 14 जज साहिबान कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। लेकिन वो नहीं, ये इतना आसान नहीं है। ये मेरी आपसे मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में क्लियर कट फैसला नहीं आया जिसमें इबाहम ना हो, बहस मुबाहिसा ना हो कि हम ये काम कर सकते हैं। कि अब मासवाई फुल कोर्ट की जो मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने कहा कि क्रिएचर हो तुम इसको नहीं कर सकते। अब उसके बाद जो है हमें गिनती गिननी पड़ती है, कभी 4 को इधर मिलाओ 8 को, तो क्लैरिटी नहीं है। अगर आपने क्लैरिटी में जाना है तो ये मेरी तो फिर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा वाज़ेह है कि तो कॉन्स्टिट्यूशनल अब अमेंडमेंट आ तो जाए देख ही नहीं सकते। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग 239 का सब 5 इंटरप्रेट सारे करते रहते हैं, 6 नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, वो 6 क्या पढ़े ना, आप निकालें, मैं आप निकालें अपना 6, मैं भी निकालता हूँ। मेरा फ़ोन जरा उधर पड़ा है, आप निकालें। उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट कि देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द कोर्ट। ये आप क्योंकि करते हैं ना, आप पढ़ेंगे, ये पढ़ें, ये 6 पढ़ें, इधर गिरा, चलिए इधर से मैं पढ़ लेता 6 पढ़ें, सब आर्टिकल 6 पढ़ें। सब आर्टिकल 6 239 का सब आर्टिकल 6 5 के ऊपर है जो हमने हाँ, no amendment of the constitution shall be called in question। डीबी जो डिस्ट्रिक्ट बार पिंडी का केस है ना, उसमें 239(5) को इंटरप्रेट किया गया, 6 का वाला नहीं। अब आप 6 पढ़ रहे हैं। हाँ जी, 6 कहता है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड that there is no limitation whatever on the power of Majlis Shura Parliament to amend any of the provisions of the Constitution। तो अब इसका क्या मतलब है? ये तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर है। आसान उर्दू में बताएं ना आप सबको। ये कहता है कि जी कोई भी शक और शुबा दूर करने के हवाले से ये डिक्लेयर किया जाता है, ये डिक्लेयर किया जाता है कि पार्लियामेंट के इख्तियारात यानी मजलिस शूरा पार्लियामेंट के इख्तियारात जो है उनका कोई हदूद का तयन नहीं है, उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है कि वो किसी भी आइन की प्रोविजन जो है उसको अमेंड कर सके जी। तो अब क्या आपका ख्याल रहा कि इसकी इंटरप्रिटेशन इसकी इंटरप्रिटेशन पिटीशन डिसमिस अब इंटरप्रिटेशन होगी। हाँ, अब वो लोग जो कि आपकी मनपसंद बहस रीराइटिंग की और वो सारी वो फिर आ जाएगी कि अगर तो इसका कुछ और मफहूम निकल आया तो आप कहेंगे रीराइट हो गई है। नहीं देखें, वो कहेंगे कि नहीं इसका असल मकसद ये था, ये इसको बात लागू होता है या नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट को लागू नहीं होता। इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का ना एम्बिग्युइटी कहाँ है? अच्छा नहीं, मुझे जो तो आप इंटरप्रेट करें। नहीं, मैं तो आपको इसलिए बताई ना क्योंकि मैंने नहीं सुना था आपको इसको साइड करते हुए, तो मैंने कहा मैं आपसे पढ़वा दूँ। तो अब बात ये है कि ये किस अखाड़े में जंग होनी है। अब अखाड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ही है ना। नहीं, उसका किस बेंच है? उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहता है कि कम से कम 5 और फिर उसके बाद देखें, बात यह है कि अगर एक जज की पिटीशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। कॉन्फ्लिक्ट को अब छोड़ दें अब। अच्छा। इसमें मत जाएं आप हाँ, लेकिन यह है कि उसका फैसला उस जज ने खुद ही करना होता है। हमारा केस चलें, ये आईनी बेंच का जो तसव्वुर आया है और इसके हवाले से जो 26वीं तरमीम में शिकें इंट्रोड्यूस हुई हैं, उनका डायरेक्ट तसादुम हो गया है प्रैक्टिस प्रोसीजर लॉ के साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब ये देखें ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 184 में ही आ सकती है जी। 184 अमेंड हुआ और 184 के हवाले से प्रैक्टिस इन प्रोसीजर है जी कि उसके फैसले के खिलाफ अपील का हक है। हाँ, अपील से पहले तो कमेटी का इशू खड़ा हो गया ना कि वो कमेटी डिसफंक्शनल हो गई टू द एक्सटेंट ऑफ दिस। हाँ, इसकी अपनी एक कमेटी आनी है। बिल्कुल।
अब फर्ज करें हमने ये पुल पार कर इसकी कमेटी आ गई ना, कॉन्स्टिट्यूशन जेसीपी इज द कमेटी एक्चुअली, नो इसकी जो कि बेंच तश्कील देगी। जब वो फिर उनके 3 सीनियर जो हैं, उसमें से 3 सीनियर जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जब आईनी बेंच बन जाएगा, तो आईनी बेंच के जो 3 सीनियर तरीन जज साहिबान हैं, उन पर मुश्तमिल एक कमेटी है जो आईनी बेंचेस के केसेस के हवाले से तश्कील दी जा रही है। फिर वो देखेंगे वो कमेटी क्या करती है। वो तो फिक्सेशन का मामला होगा ना। अब ऐसे। हाँ, कि अब fix हाई कब कोर्ट में करना है। 3 है फॉर एग्जांपल, जब होगा हाँ। तो ऊपर 5 है। अब इस हद तक वो वाली कमेटी तो फिर किसी काम की ना रही जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आई थी। तो वो बाकी वही मामलात जो जिसका हैं, नोटिफिकेशन अभी याया अफरीदी साहब ने किया है notification। जी वो वाली नोटिफिकेशन जो उन्होंने जिसमें तश्कील दी, तो वो तो आईनी अमूर वाली कमेटी नहीं है ना। हाँ। तो उस कमेटी में जो केसेस आने हैं वो है। अब इसमें एक और कन्फ्यूजन है, वहाँ है कि जब 184(3) की पिटिशन आती है आईनी बेंच में, तो क्या उसकी अपील होगी या नहीं होगी? क्या उस पर प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट लागू होगा या नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे अपील की प्रोविजन भी दी हुई है ना आपने। वो अब ये जो आप बात है ना, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून अंडर चैलेंज था और उसकी हेयरिंग हो रही थी, तो ये जो अपील वाला सवाल है ना, जिससे साइशा मलिक हर उस पर कहते थे कि इसकी अपील कहाँ होगी, तो उसमें मंसूर अली शाह साहब ने फिर उनकी मदद की। उन्होंने कहा जब फुल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया मामला, तो अपील कहाँ होगी। बट यहाँ पर अब तो ये फाइनल होगा। दिस अमेंडमेंट, मेरा ये ज़ाती व्यू अब है। और अगर ये जेसीपी की मीटिंग जो है उसकी फॉर्मेशन देखें हम, यार ये लाइट किसने बंद कर दी? अच्छा, जेसीपी की अगर हम वो देखें इसकी फॉर्मेशन, उसमें है चीफ जस्टिस, 3 सीनियर मोस्ट जजेस और एक जज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबरा जी, फिर उसके बाद जो है 5 हो गए जज साहिबान। 5 जज साहिबान हो गए, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। जी, लेकिन यहाँ पे एक लॉ एम्बिग्युइटी मिनिस्टर तो भी। आ जाती है ना क्या कि अगर उन 3 सीनियर मोस्ट में से ही कॉन्स्टिट्यूशनल नीचे बेंच का नीचे हुआ, लिखा हुआ कि अगर इनमें से कोई भी हुआ तो तो फिर फिर उसका नेक्स्ट सेकंड हाँ, वो नहीं ओके, issue, वो मतलब resolve होगा था। 5 के 5 जज साहिबान, 5 जज साहिबान हैं। एक अटॉर्नी जनरल, एक लॉ मिनिस्टर, जी 2 जी, हुकूमत ट्रेजरी के, और ऑपोजिशन। 2 ट्रेजरी के, 2 हुकूमत के और 2 ऑपोजिशन के, जी, और एक और खातून एक या खातून या माइनॉरिटी माइनॉरिटी जो कि जो मैं ख्याल में अगर टेक्नोक्रेट की सीट के इसकी ऊपर मेंबर positive- सेनेट बनने का अहल हुआ और वो स्पीकर नामजद करेगा जी, उसको। बट इसकी पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ये होनी चाहिए कि इट शुड बी अ फीमेल माइनॉरिटी। नहीं, आप अग्री नहीं करते? अच्छा, ताकि दोनों कवर हो जाएं, लेडीज रिप्रेजेंटेशन female वो भी हो जाए और माइनॉरिटी की भी हो जाए। हाँ। खैर चलिए, तो जो करेगा वो सो करेगा। हाँ, तो इसमें कास्टिंग लेकिन वोट जो है, अब देखिए ना, देखिए, अब इसमें एक जजों और की issue- तादाद और हुकूमत की अब तादाद इसमें क्या इशू? 5-5 से बराबर नहीं हो गए। नहीं, इसमें एक 2-2, 4 छोटी सी हुए। पेचीदगी है। हाँ, देखिए, 4 आ गए एक्चुअल पार्लियामेंटेरियंस, ठीक। लॉ मिनिस्टर भी तो वहीं होता है ना, हाँ, तो ये सही। 5 हो गए। अब अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो हैं तो हाईएस्ट ऑफिसर, बट ये हम जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो अपॉइंट होते हैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, For पाकिस्तान इट है। इज नॉट फॉर द गवर्नमेंट। हाँ, तो वो हैं तो इंडिपेंडेंट ही। लेकिन इसलिए ये मेरा ज़ाती व्यू से एग्री कोई नहीं करता। वैसे मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये डबलिंग नहीं होनी चाहिए। या अटॉर्नी जनरल साहब को मेंबर होना चाहिए और लॉ मिनिस्टर साहब को मेंबर होना चाहिए। ये और तो आप कह रहे हैं कि ये एक ही तरह से है हाँ, हुकूमत बल्कि की अमेरिका की तरह होना चाहिए कि क्योंकि- लॉ मिनिस्टर ही अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल ही लॉ मिनिस्टर होना चाहिए। आइडियली कैबिनेट साइज भी ज़रा अच्छा शॉर्टन हो जाएगा। ये भी बात वैसे अच्छी तो है। ये मेरी राय में डुप्लीकेशन है, बट नहीं, इसको फिर मानता लॉ कोई नहीं है। मिनिस्टर, लेकिन आपने फिर प्रैक्टिस इन वो आपका जो क्या है वकला का काउंसिल- प्रैक्टिस अटॉर्नी जनरल है ना उसके, नहीं, प्रैक्टिशनर्स एक्ट जो है हाँ, आपका, पाकिस्तान बार काउंसिल में उसमें जो वजीर है वो लाइसेंस नहीं है उसके पास ओहो, कि वो देखिए, वकालत कर सके। हम तो एक एकेडमिक बात कर रहे हैं ना। अगर इसको कोई तस्लीम करेगा तो वो इससे जो कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ें हैं, आपने 26वीं तरमीम ले आए हैं, ठीक तो है, आप ये मैं राजी हूँ मंसूर अवान साहब को लॉ मिनिस्टर बना दें, आपके भी दोस्त हैं। वो दोनों नाराज ना हो जाए, दोनों ही दोस्त कि वो एक के पीछे पड़ गए। मैं तो एकेडमिक बात हाँ, कर रहा हूँ ठीक है। कि लेकिन हकीकत तो ये है कि अटॉर्नी जनरल का भी वोट है और लॉ मिनिस्टर का। बिल्कुल है। तो ठीक उस है। लिहाज से फिर लोग ये कहते हैं, क्योंकि ये वो अटॉर्नी जनरल साहब को भी गवर्नमेंट के पलड़े में डालते हैं ना, हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये हो गया इम्बैलेंस। अब वो जो हमने खातून या स्पेशल वो कहते हैं कि वो भी वो स्पीकर साहब ने नॉमिनेट करना है, वो करेगा भी तो। उस पलड़े में डालते हैं। तो ये बहस जो है ये तो जो रहेगी। 26वीं तरमीम का सबसे बड़ा और सबसे पहला चैलेंज हमेशा ये रहेगा, सारी ज़िंदगी रहेगा,
कि ये बहुत स्पीड से आई है, इसको कोई वॉश आउट नहीं कर सकता, ये तो आप मानेंगे ना। सो इसलिए नहीं तो ये कोई आइन में कदगन है कि स्पीड से नहीं आ सकती? नहीं, कदगन नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली यहाँ पर भी बागी भी इसमें एक होता महीने है। 1.5 महीने लेकिन ये तक तो जो है ये वो तो आपने लोग कहेंगे। मुलाकातें देखी, मौलाना फजल Fast रहमान track का है ना, किचन fast का, track। मौलाना फजल रहमान का किचन का खर्चा पता नहीं कितना बढ़ गया। आप कह रहे हैं कि मतलब ये कोई नहीं, वो तो हॉस्पिटेबल आदमी होंगे ना, यकीनन उनको तो फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो काम जो खुद मौलाना ने भी फरमाया कि कई माह या साल लग जाता था, वो एक शॉर्ट स्पैन में हो गया। उन्होंने स्पीड अप कर दिया ना, पहले 6 महीने बाद मिला करते थे, 2 महीने बाद मिलते थे, अब हर 2 दिन बाद मिलने लग गए। नहीं तो पहले टेस्ट मैच होता था, अब T20 ये T20 तो होता है अमेंडमेंट है। ना। हाँ ये आपका नाम दिया नहीं दे 2020 अमेंडमेंट है। हाँ, है तो वर्ल्ड कप ही ना, वर्ल्ड कप ही है ना, फॉर्मेट तो है। हाँ। नहीं लेकिन बात यह है कि इसकी हम जितना मर्जी उसका वो कहें, हम एक इंटेलेक्चुअल इंटरकोर्स के लिए जो है ना वो कह लेते हैं कि जी इस पे कोई 100 साल बहस होनी चाहिए थी। वो नहीं, मैं कह रहा हूं, ये तनकीद हमेशा रहेगी, इसका हल कोई नहीं है ना, अब तो हो गया, जो हो गया था। तो अहमद, मैं वही कह रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट या टाइम बाड़ तो नहीं है कि दूसरा कौन सी एतराज़ भी है। पार्लियामेंट कौन सी कानून साजी किस वक्त करेगी और किस वक्त नहीं अच्छा, करेगी। दूसरा एतराज भी है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अगर है कहीं लिखा हुआ तो बता दें। आगे चलते हैं ना। एक तो अभी टाइमिंग से जान नहीं छूटी कि भाई अदालत दिया फैसला की टाइमिंग पे। ओ भाई मेरे, अदालत में कहाँ लिखा है कि कौन सा फैसला उसे किस वक्त देना है? वो ये तो हमारी एक कल्चरल सोसाइटल इशू है, हाँ। टाइमिंग का इशू है जी। हमारी टाइमिंग बेल्ट ऑफ है, टूट जाती है अक्सर। अच्छा खैर, ये अब आगे चलते हैं। ये सारी की सारी तरामीम जो हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोर्ट अगर इसको सेट असाइड भी करना चाहता है, तो मुझे बताएं कि वो एनवायरमेंटल प्रोविज़न है, फंडामेंटल राइट, तो सेट असाइड हो जाएगा? सेवरबिलिटी क्लॉज भी तो है ना, नहीं कुछ होगा ना। सेव रख लेंगे, वही कुछ ना। कहेंगे तो कि इसका ये मतलब है नहीं कि है। किसी ना किसी शेप में ये बच जाएगी। असल इशू वही है जो अदलिया से है। अब मैंने आपको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्यों गुजारिश की कि ये यस ओवर द ईयर्स आपने ख़ास तौर पे जब से कवर करना शुरू किया है वकला महाजन और, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बगैर आपका गुजारा नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि 73 से गाड़ी चली हुई है और आगे आके 90s में ये आती है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का बहुत वसी मानी है, ये बहुत बड़ा मजमून है, मगर इसका कोर क्या है कि आपको और मुझे बहैसियत ऑर्डिनरी सिटीज़न, बग़ैर किसी फियर, बग़ैर किसी फेवर, बग़ैर किसी इंसाफ मिल रहा है। ऑल मैनर ऑफ जस्टिस में मुझे इंसाफ मिले। इस आईनी इस कॉन्सेप्ट का सेपरेशन ऑफ पावर से जो एक लिंक करता है कि जुडिशरी को रखना है, इसका हरगिज़ ये ताल्लुक़ नहीं है कि हमने जज साहिबान की कोई फ़ायदे की बातें सिर्फ करनी है। एग्जैक्टली, इसका ये मकसद कहीं भी नहीं रहा, ना हो सकता है। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इशू है। तो अगर ये डॉक्ट्रिन इस्तेमाल हो फर्द वाहिद के को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, ये डिससर्विस टू दी डॉक्ट्रिन है। हाँ। हमने इसको देखना है कि ये प्रिस्टीन कंडीशन में ये इसको अप्लाई। अब इस ज़मीन में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि ये जुडिशल कमीशन क्यों बेंच फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसको इसकी जस्टिफिकेशन हम देखते हैं कि कहाँ से आएगी। ये एक मुश्किल चैलेंज होगा। बिल्कुल। उसमें तो देखें ना, अगर अपोजिशन लेके गई है केस, कमेटी बनाने का क्या फ़ायदा है अगर वही ना, हुकूमत केस लेके गई है तो अपोजिशन बैठी हुई और फिर जिन जज साहब ने फैसला करना वो भी बैठे हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि एतराज़ आएगा ना कि अहमद जो है ना बैठे इस बेंच में, कयूम बैठे इस बेंच के अंदर, या XYZ बैठे, XYZ ना बैठे। अब हम हर दफ़ा ना बड़े पेचीदा मामलात की बात करते रहते हैं, लेकिन जो 60,000 केस पेंडिंग है जिसका आप जिक्र करते हैं, उसमें 59,152। हाँ, भारी अक्सरियत तो आम केसेस ही है ना। तो हम फ़र्ज़ करें रेंट का मैटर नहीं, है। लेकिन यार देखें इसमें एक और बात भी है हाँ, कि हर बहुत ज़्यादा ये जो अभी हमने देखा कि जब ये अमेंडमेंट आई उसके बाद 3-4 दिन जो हेयरिंग हुई, मंसूर शाह साहब, आयशा मलिक साहबा और ये जज साहबान जो हैं, और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल केस है भेजो जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस है भेजो जी इधर। अब मैं यही आपकी तरफ आया था। फ़र्ज़ इवन करें यही कि केस- आफरीदी साहब ने 4 कहा कि जी ये उधर भेजो। अच्छा, अब फ़र्ज़ करिए वो जब फेडरल बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो कहते नहीं ये हमारा नहीं बनता, तो फिर मैं किधर जाऊंगा?
कौन फैसला करेगा कि कौन सा बेंच ठीक था? अच्छा, वो कहेगा इटली मेरे में पास क्या नहीं हुआ बनता। था? इटली में क्या हुआ था? वो हाँ, बड़ा वो एक बड़ा- क्लासिक केस है। वो जब फेडरल कोर्ट वहाँ पर बना ना, तो वहाँ इटली पे में? हाँ, इटली का बगल में ये है कि इटली या पोलैंड में से एक होगा। अब आपने इटली बार बार किया तो मुझे ख्याल, बट वन ऑफ दिस कंट्रीज में ये हुआ कि जब जुरिस्डिक्शन डिबेट चली तो एक बेंच ने कहा कि ये मेरी jurisdiction जुरिस्डिक्शन है, debate से मुराद है कि- कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाना चाहिए मामला या आम ऑर्डिनरी। लेकिन normal कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मैंने पहले भी बताया कि बेसिकली दो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, कि ये एक ऐसा कोर्ट है जो एक स्पेशल इशू के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर काम करता है, लेकिन और जो उसमें उन्होंने operate उसकी outside of function jurisdiction करता दे है। दी है ना, 184 की भी हाँ, वो दे दे दी दी। है, 185 दे दी है, अब वहाँ पर ये 186 हुआ दे दी कि है। वहाँ तो पर अब ये 185 में जो मखसूस नशिस्तों का केस था, ये एक्चुअली तो 185 का केस है जिसकी 185 अपील का है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा ना, कोई नॉर्मल कोर्ट तो नहीं इसको सुनेगी, अच्छा ये भी इसमें नहीं है कि क्योंकि ये 188 जो है वो उसमें नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल ये अपीलेट review में बेंच है कोई नो, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं। तो अब वो जो एक फर्ज करें 5, 7, 8 जजेस जितने भी हैं उन्होंने एक फैसला किया हुआ है, उसका एक रिव्यू पेंडिंग है, हाँ। वो किधर जाएगा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो इसलिए मैं उसकी कह रहा हूँ कि- इंटरप्रिटेशन ये कहते हैं कि क्योंकि ये ओरिजिनेट 199 से हुआ पेशावर के अंदर, जी ठीक है ना, हाँ, वो पेशावर benchmark बन जाएगा, जुडिशरी हाँ। जुरिस्डिक्शन, फिर उसके बाद 185 के अंदर उसकी अपील आई, हाँ, तो इसलिए ये इधर और आएगा। इसलिए 199 की अपील 195 में आई थी, तो लिहाजा अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आएगा, ये नॉर्मल कोर्ट में नहीं आएगा। तो ये बेसिकली कहने का मकसद ये हुआ कि ये अब जज साहिबान इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा। तो इटली में या पोलैंड में ये हुआ कि जब दोनों जजेस ने जिद करना शुरू कर दी कि नहीं हमारा इख्तियार है, दूसरे ने कहा नहीं हमारा है, तो फिर आखिरकार फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था उनका, उसने फैसला किया नहीं तुम्हारा नहीं है हमारा है, और जज साहब को 5-5 हज़ार यूरो फाइन कर दिया कि अब समझ आ गई है। पता तो ये लगे पता नहीं- अगर पाकिस्तान में भी इसी ये भी तरह की मैंने सिचुएशन आ जाए ये भी मेरे कि हाल में मुझे साइटेशन याद नहीं आ रही। मुनीब अख्तर साहब को 5 लाख रुपए जुर्माना नहीं, हुआ। हमारे केस लॉ लेट 60s का है गालिबन, जिसमें ऐसा फाइन भी हो चुका है किसी जज साहब को। अच्छा, इसके ऊपर भी केस है, ये मैं आपको अगली दफ़ा बिल्कुल वो इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये पुराना वो केस देख- है ये। बिल्कुल। अच्छा, इसमें बड़ा ब्रीफली है, थोड़ा सा इसको मुझे बता दें कि सीनियरिटी अब कैसे डिटरमिन होगी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीनियरिटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद शुरू होती है। ये नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पहले के लोग जो हैं वो सीनियरिटी में हैं। अच्छा, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये बात इतनी आसानी से हज़म नहीं होती, इसके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, क्योंकि आप 2 सीनियर जज साहिबान को यू कैन नॉट इमेजिन दैट दे हैव जस्ट इवेपोरेटेड, दे आर देयर। यार देखो मेरी बात सुने, अहमद शाह साहब आप भी एक अमीर आदमी हैं, मंसूर अली शाह भी अरबां रुपये की प्रॉपर्टी के मालिक ने, मुनीब अख्तर साहब भी अरबां रुपये। यार ये अगर ये मतलब है कि डिग्निटी तो यही होती कि अच्छा चलो यार ये किसी प्रेशर में ना आए, या ये अफरीदी साहब हम अलग हो जाते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदादें वो हैं, पैसे के लिए थोड़ी जज बने हैं वो। और नहीं तो फिर इसका मतलब कोई और मसला है। नहीं ये गलत, देखिए, मैं नहीं, नहीं देखिए, कहीं मैं नहीं, नहीं नहीं, से मैं उनके इंटेंट agree को नहीं करता। चैलेंज कर रहा, मैं उनके इंटेंट को नहीं चैलेंज नहीं, कर रहा, आप लेकिन जो देखिए, खत लिखा है ना उन्होंने, आप मुझसे बेहतर, उसके बाद उनकी आप इंटेंट मुझसे- जाहिर हो गई आप है। अच्छा, वो खत की तो आदत आपको पता है कि मैं तो इस खत लिखने के हक में ही नहीं हूँ, किसी को भी नहीं लिखने चाहिए, उनको भी नहीं लिखना चाहिए, तो ये अच्छा, बात अब है ये, लेकिन इसका इससे कोई ताल्लुक मेरा नहीं। फिक्रा मुकम्मल हो लेने हाँ, अच्छा, दो। शाह जी के एसेट्स जो है ना वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, वो अरबों रुपए के एसेट्स हैं, ठीक तो है, इसमें और क्या है? हम नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ उसके बारे से। मुनीब साहब भी अच्छे अमीर ख़ानदान के चौधरी मोहम्मद अली के पोते नवासे हैं, क्या वो हैं, इससे ठीक है ना। क्या ताल्लुक? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ यार, मेरा पॉइंट तो लेना ना, मतलब है कि आम आदमी की भी गल सुन लिया करो ना। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ तो 16 लाख रुपए की तनख्वाह जी तुसी लैनी है, की फायदा है ਉਹ ये ताल्लुक नहीं यार। अगर आप ये अपनी रिटायरमेंट भी ले लेते तो 16 लाख पेंशन आपको मिलती रहेगी, घर बैठ के खाएं। बट ये इशू ही नहीं है, कहीं क्या हो गया है, आप ऐसी बातें ना करें। ये देखिए इसमें ये इसका कोई ऐसे ताल्लुक नहीं है, वो पैसे की खातिर जज मैं बना तो है। आम की- आम लोग- आप आम लोगों जानते की हैं, बात कर आप रहा हूं। जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा नाम जानते होंगे लोगों के जो ये कह सकते हैं कि जी आगे पैसे की खातिर जज बना है और इसने पैसे भी कमाए हैं, ऐसा भी सुनने में आया ना, आपने केस भी देखा है, तो ये वो लोग नहीं नहीं है नहीं, वो तो हमारे सामने है, ये मैं नकवी समझता साहब हूँ का नहीं, केस हमारे ये सामने यहाँ नहीं है। ये ना करें, ये वो तो जुडिशल, वो तो फैक्ट है यार, सुप्रीम जुडिशल नहीं, काउंसिल का वो- फैसला है। ओहो, वो फैसलों की अपनी जगह बात हो रही, मैं इनके हवाले से बात कर रहा हूँ, किसी के हवाले से भी ऐसी जिसके पास ऐसी, ये मैं समझता हूँ आप इस तरफ मत जाएं। नहीं, जब आईनी तरमीम हो गई, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी बहुत फॉलोइंग है, आप ऐसी गलत लोगों के ज़हन में ख्यालात डाला करें। नहीं देखिए, मेरे इस दिमाग के अंदर ये 2 सवाल जो हैं जनाब,
अहमद हसन शाह साहब जो हैं इनसे इजाज़त लेते हैं, और जो मेरे जहन के अंदर सवालात हैं वो यही हैं। पहली बात तो ये कि जो जैसे इन्होंने कहा कि बेंच की तश्कील, आइनी अदालत, अगर आइनी तरमीम चैलेंज होती है तो क्या डिफ़िकल्टीज़ होंगी बेंच की तश्कील और फिर उसकी समात के हवाले से, और ज़ाहिर है कुछ एनोमलीज़ हैं और ये दूर होनी चाहिए, बहुत सारी है। और मेरा तो कैंडिड ओपिनियन है अच्छा, कि एक और गुजारिश कर दूं, यहाँ आपकी बात काट रहा हूँ आखिर में। आपको पता है कि अगर ये ऐसे फैसले भी हैं जिसमें अदालतों ने कहा कि ये तरमीम या ये कानून ये वर्केबल नहीं है, तो ये भी सुनने में आ सकता है कि वो कहे जी कि हमारे पास अख्तियार तो नहीं है कि हम इसको सेटिसाइड करें, लेकिन ये वर्केबल नहीं है, आप इसको दोबारा डाल के करें। अब देखिए इसकी ममासलों को पार्लियामान को भेजेंगे ना फिर से, तो ये जो हार्ड कोर वकला है ना, जिस तरह आप भी एक दो को जानते हैं, वो कहते हैं कि ये तो सिविल सोसाइटी आर्गूमेंट है, ये लीगल आर्गूमेंट नहीं है कि पार्लियामान को भेजेंगे वो। लेकिन हकीकत ये है, और इसमें मैं आपको एक बता दूं, ये भी पुराने केसेस में 18वीं तरमीम में 175 जब चैलेंज हुआ तो उसके बाद बाय एन ऑर्डर उन्होंने कहा कि इसके अंदर तरमीम करें, पार्लियामेंट को भिजवाया गया, वो भिजवाया 18वीं-19 से। लेकिन मैं आपको लॉयर्स फोरम का जो केस बता रहा हूँ, पाकिस्तान लॉयर्स फोरम का पुराना केस, उसमें गालिबन ये ऑब्जर्वेशन आई हुई है कि अगर ऐसा मामला हो जाए तो डोमेन पार्लियामान का, पार्लियामान को भेजो। पहुँचोंगे गल पार्लियामेंट तो आनी है, और मुझे ये लगता है कि ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये बहुत अब एक डिबेट है कि अगर ये वर्केबल ना रहा, और इससे मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, आपसे सवाल पूछ लेते हैं ना, पूछें। आप बताएं कितने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज होंगे? एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। कितने? कई मतलब देखें, उसके लिए अब बातें जो हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आप जजेस की तादाद बढ़ा सकते हैं, इसमें तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने पहला सवाल कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया था, फ़र्ज़ करिए 1 2 3 4 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उनमें से एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो 1 2 3 4 6 का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाएगा। जाहिर है, तो इसी तरह 1 2 3 4 7 1 2 3 4 8 यस कितने बन जाते हैं? देखिए ना, बात ये है कि लोग जब 18वीं तरमीम आई सूबाई खुद मुख्तारी के वाले से कहते कैसे होगा, फिर हुआ ना, टाइम लगा। ये चीज़ें ना, दिस विल हैव टू सी, अगर ये वर्केबल ना रहा तो फिर अदालतें जो हैं वो ये कह सकती है कि भाई ये हमसे तो नहीं संभला जा रहा, इसको कुछ सीधा करो। हाँ। और जब इसको कुछ सीधा करो करने की बात अगर हो गई तो फिर वो सीधा आपने जिस शुबा का इजहार किया है बसूरत फेडरल कोर्ट, वो एक नई जन्म देगा। ये बात बिल्कुल ठीक बात। तो जनाब, मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं कि अगर आइनी तरमीम चैलेंज होती है तो जिसको फ़ायदा या नुकसान हो सकता है उस जज को उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज का इलेक्शन का रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें जो खबर मिली है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदारती इंतखाबात थे उनमें जो हामिद खान ग्रुप है उसको हो गई है शिकस्त, सदर की, और जो कि इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वकला तहरीक चला रहे थे। और हमारे रमज़ान चौधरी साहब कहते थे कि हामिद खान साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो अगर ईंट शेंट बजाना चाहते हैं तो 2 ईंटें अपने घर में लेके जाके बजाते रहें। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक लाइफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने